हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पाल वंश के समय बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब ब्रह्म का पुलिंदा। तो लिखते हैं कि उत्खनन में पाल वंश के समय से काफ़ी पठनीय मुद्रा व अभिलेख मिले हैं। प्राप्त मुद्रा व अभिलेख पर की लिखावट नागरी लिपि की है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कि यह सारी लिखावट धातु प्लेट पर की गई है। इस समय तक की एक भी लिखावट कागज की पांडुलिपि पर नहीं मिली है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि पाल वंश के प्राप्त अभिलेख के समय से पूर्व कोई भी ब्रह्म का पुलिंदा का लेखन कागज की पांडुलिपि पर नहीं हुआ था। फिर भी ब्रह्मवंशी लेखकों को पाल वंश के पूर्व के रहे पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य और कालिदास जैसों द्वारा लिखित कागज के लेख कैसे प्राप्त हो गए, यह सवाल उठता है। वे उन्हें मूल साक्ष्य परख ग्रंथ की प्रति से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते। साक्ष्य की बात पर वे सभी कलम कसाई लेखक गोल मटोल मौखिक बातें करते हैं। सम्यक संस्कृति की बेहतरी के लिए पाल वंश के प्रारंभिक सम्राटों का कार्य अद्वितीय है, लेकिन कभी कभी रक्षा में हत्या हो जाती है। यह बात शायद पाल वंश के समय में घटित घटना को देखकर प्रतीत होती है। हुआ यूं कि पाल वंश ने भगवान बुद्ध की देशना को सरल और सर्वसुलभ बनाने हेतु आर्य महासांघिक संघ के आर्य वज्रयान संघ का निर्माण किया और उसकी बेहतरी हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, जिस विद्यालय का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय रखा गया था। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय में काफी प्रसिद्ध था। इसी पाल वंश के समय पूर्व से संचालित ओदंतपुरी बुद्ध विहार को भी विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का साक्ष्य मिलता है। खैर, जो भी हो, पाल वंश के शासकों की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वज्रयान संघ की जो झान अर्थात ध्यान और रज्जत अर्थात आध्यात्म थी, वह जनसामान्य अनाड़ी अर्थात अनार ग्रस्तों हेतु सुलभ किया हुआ था, जिस वजह से वज्रयान आर्य संघ में पूर्व की कठिन साधना की जगह पर शब्दों की टंकार वाले तंत्र मंत्र और कथा कहानी से युक्त कर्म कांडों की भरमार थी। बस वज्रयान आर्य संघ के वही तंत्र मंत्र और कहानी वाले कर्म कांड की वजह से भगवान बुद्ध की शुद्ध विद्या अपना अस्तित्व खोकर एक नए अवलोकितेश्वर वाले अलौकिक ईश्वर का प्रचलन तारा अर्थात दुर्गा वाली चमत्कारिक शक्तिपीठ वाले कर्मकांड की परिपाटी का जन्म हुआ, जिसको आप सभी लोग अनुभव करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हिंदू धर्म है आज का, जो दुर्गा काली जितनी भी मूर्तियां मिलती हैं, वह सभी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पाल वंश के दक्षिणी भागों में संगम काल अर्थात आर्य संघ का काल का शासन चल रहा था, जहां शैव मत और वैष्णव मत का जन्म हो रहा था। तो उत्तर भारत में वज्रयान से शाक्त मत का जन्म हो रहा था। इस वजह से 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के समय दक्षिण भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ, उन सभी मंदिरों के अंदर मूर्ति में शैव बोधिसत्व वैष्णव बोधिसत्व की बनावट ही मिलती है। तो वहीं उत्तरी भारत में
उत्तर पूर्व दिशा से लेकर बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल और जम्मू तक हिमालय के मैदानी भागों में शाक्त मत के उदय की वजह से इन मंदिरों में तारा बोधिसत्व और मंजूश्री बोधिसत्व की मूर्ति शक्ति उपासना का बनना शुरू हुआ। पाल वंश में 9वीं 10वीं शताब्दी के समय सम्यक काल के आर्य महासांगिक संघ के बोधिसत्वों में छोटे छोटे समूह में विखंडन होने लगा था। इसी वजह से इसे सम्यक काल से सम्यक अंत काल का संक्रमण काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में मिलावट होना शुरू हुआ। इस समय चारों ओर अपने दर्शन अर्थात मत को स्थापित करने की होड़ लगी थी, जिस वजह से पूर्व के आर्य महासांगिक संघ के द्वारा लिखित त्रिपिटक या अन्य सभी साक्ष्यों को भी विकृत करने की एक मुहिम जारी हो गई थी, जिसको ये लोग विकृत कर सकते थे तो विकृत किए ही, और जिसे विकृत नहीं कर सके वैसे सभी साक्ष्यों को नष्ट करने का काम करने लगे। यही कारण है कि आज पाल वंश, वर्धन वंश, गुप्त वंश के समय के लिखित अधिकांश अभिलेख नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय लेखन प्रक्रिया बंद हो गई थी। उस समय तो लेखन हेतु ज्यादा विश्वविद्यालय स्थापित हुए, लेकिन ब्रह्मवादियों ने भ्रम के पुलिंदे को प्रत्यारोपित करने हेतु सम्यक काल के साक्ष्यों को मिटाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्यक काल के सभी प्रमाणों को नष्ट करते हुए अपने अपने लाभ वाले ब्रह्मवाद को प्रत्यारोपित करने वाले धूर्त ब्रह्मवादियों ने सम्यक काल के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया था। लेकिन कलम कसाई ब्रह्मवादियों ने इस बात को एक झूठी कहानी का स्वरूप बनाते हुए सारा आरोप एक विदेशी धन लुटेरे पर लगा दिया। भला धन लुटेरे को किसी के किताब और उसकी संस्कृति के प्रमाणों से क्या लाभ, उसे तो सिर्फ धन लूटना चाहिए था। फिर भी सम्यक काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किसने और क्यों जलाया, इसका साक्ष्यों के साथ खुलासा वैदिक युग की घालमेल पुस्तक में किया गया है, जिसको आप ट्रुथ लिटरेचर पर भी देख सकते हैं। अभी तक आप लोग जिस साक्ष्य और उससे जुड़ी घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं, उनमें दो विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली घटना यह कि मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल तक के जो भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा टूटी हुई अवस्था में क्यों मिलते हैं, और उत्तर काल से लेकर पाल तक का कोई भी अभिलेख क्यों नहीं मिलता है। क्या इस समय किसी शासक ने या किसी शिक्षण संस्थान द्वारा किसी अभिलेख का लेखन नहीं हुआ था? यह सवाल पैदा होता है। दूसरा, हैनसांग के यात्रा वृत्तांत में इस समय के भारत का कुछ अलग ही वर्णन मिलता है। आखिर ऐसा क्यों, यह भी सवाल पैदा होता है। दरअसल सम्यक काल का समय शुद्ध राजतंत्र का था, जहां राज सत्ता का बदलाव युद्ध की शक्ति अर्थात हत्या से होता है, जहां हर राजा अपनी राज सत्ता की बढ़ोतरी हेतु पड़ोसी की राज सत्ता पर आक्रमण करता रहता है। तो बात सम्यक काल की है, तो फिर उस समय सभी सम्यक अनुयायी से जुड़े होंगे। जब सम्यक राजा एक दूसरे पर आक्रमण करेगा तो उस युद्ध के सम्यक के सामने सम्यक अनुयायी सैनिक ही होगा। फिर तो मरना भी सम्यक अनुयायी सैनिक का ही होगा। इसकी वजह से उसी जगह पर
गैर सम्यक अनुयायी सैनिक मरने थोड़ी आएगा। मौर्य वंश के पहले शिशुनाग वंश को हटाकर उस राजगद्दी पर नंद वंश आता है। दोनों सम्यक अनुयायी ही थे, इन दोनों में युद्ध हुआ होगा। उसी प्रकार नंद वंश और मौर्य वंश के साथ ही युद्ध हुआ था। आगे मौर्य वंश के साथ दक्षिण में सातवाहन वंश, तो मध्य में शुंग वंश, तो पश्चिम में शक के साथ युद्ध हुआ। शुंग शासकों द्वारा अभी तक एक भी सम्यक संस्कृति के विरुद्ध लेखन या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। शुंग और कर्णों में युद्ध हुआ, कर्णव और शुंग में युद्ध हुआ, शुंग और कर्णव और शक में युद्ध हुआ, शक और कनिष्क में युद्ध हुआ, कनिष्क और गुप्त में युद्ध हुआ। सभी तो सम्यक अनुयायी ही थे। फिर तो निश्चित ही दोनों ओर हताहत होने वाले सम्यक अनुयायी सैनिक ही होंगे। यह राजतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी प्रकार कलिंग युद्ध की घटना काफी प्रचलित है। अब कलिंग युद्ध में कलिंग शासक सहित लाखों लोग हताहत हुए थे, वह भी सम्यक अनुयायी ही थे। कलिंग शासक का एक अभिलेख है जो उड़ीसा के हाथी गुफा से मिला है। उस अभिलेख में सबसे ऊपर नमो अरिहंतानम लिखा हुआ है, तो नीचे तो राजस कलिगाधिपति लिखा है। ऐसे युद्ध में राजा का किला राजा द्वारा निर्मित सम्यक आराध्य स्थल का टूटना फूटना हो जाता है, लेकिन कोई शासक उस संस्कृति के टूटे साक्ष्यों को एक साजिश के तहत गायब नहीं करता है। जबकि ब्रह्मवाद के प्रत्यारोपण के समय पूर्वकालीन सभी साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया गया और आज भी ब्रह्मवंश के पुत्रों द्वारा यदा कदा नष्ट करने का काम देखने को मिलता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 9वीं 10वीं शताब्दी में जब धम्म लिपि का विकास नागरी लिपि में हो गया था, तब भी उस समय सम्यक ज्ञान का लेखन नागरी लिपि द्वारा शिला पर, ताम्रपत्र पर या मिट्टी के सील पर होता था। लेकिन इस समय में भी ब्रह्मवादियों द्वारा लिखा कोई भी ब्रह्म का शिला पर, ताम्रपत्र पर या मिट्टी पर नागरी लिपि में लिखा हुआ नहीं मिला है। ब्रह्मवादियों द्वारा लिखित सभी ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, पुराण कागज की पांडुलिपि पर लिखी मिलती है। इसी वजह से इन लोगों ने नागरी लिपि वाले शिलालेख, ताम्रलेख को आज दबा कर रखा है, ताकि अपने कागज वाली पांडुलिपि को भ्रम का पुलिंदा बनाते हुए बहुयामी काल का बता सकें, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं कि ये शिलालेख हैं। एक हिंदी का मतलब नागरी लिपि का भी शिलालेख है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।